हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 378 था, जो बात करता है थेफ्ट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से लेक्चर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बेयर एक्ट है, उसको हम ले लेते हैं। देखिए सेक्शन 303 जो बात करता है किसकी, थेफ्ट की। थेफ्ट जनरली आम भाषा में आप लोग जानते होंगे कि चोरी क्या होती है। कि जैसे किसी के घर से कोई व्यक्ति सामान उठा लाता है, किसी की दुकान से कोई भी कुछ भी चुरा लेता है बिना उससे पूछे, तो जनरली चोरी यही होती है। लेकिन इसकी जो कानूनी लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी चीजें वही है जो आप जानते हैं चोरी क्या होती है। चलिए मजा आएगा इस वीडियो में, वन बाय वन आपके सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। काफी लोगों के क्वेश्चन कमेंट आते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान की चोरी कर सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम इसका आंसर अभी आगे वीडियो में आपको देंगे। देखिए सेक्शन 303 थेफ्ट, हु एवर, कोई भी व्यक्ति, हु एवर का मतलब कोई भी व्यक्ति, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। देखिए आपको पता है कि क्रिमिनल एक्ट होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं आप क्राइम के। एक होता है इंटेंशन, एक होता है मेंस रिया। इंटेंशन, मेंस रिया या एक्टस रियस आप कह सकते हैं। तो जो एक्टस रियस होता है, जैसे जो आपका इंटेंशन हो उसी के अनुसार कुछ कार्य करना। तो यहाँ पे जो आपका मेंस रिया वो क्या है, डिसऑनेस्टली। क्योंकि मेंस रिया डायरेक्टली कहीं भी इंडियन पिनल कोड में या भारतीय न्याय संहिता में इसको दिया नहीं गया है, उसके कुछ रूप है जिसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कौन कैसा इंटेंशन है, डिसऑनेस्टली। इसके एसेंशियल वन बाय वन हम लिखते चलते हैं। पहला इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इंटेंशन कैसा है, इंटेंशन डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली, अब डिसऑनेस्टली का मतलब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जो जिसका जो है ये आपका सेक्शन 2 में और क्लास इसके 7 में दिया गया भारतीय न्याय संहिता में। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन पहुंचाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या है। रॉन्गफुल लॉस जैसे रॉन्गफुल गेन आप में लीजिए कि पहली बात क्या होता है, किसी व्यक्ति को लाभ होता है। किस तरीके से होता है, अनलॉफुल तरीके से होता है। अनलॉफुल तरीके से, किसी कानूनी तरीके से नहीं। किसी व्यक्ति को लॉभ हो रहा है लेकिन वो उसके लिए अथराइज नहीं है उस लॉभ के लिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ से चोरी करता है तो उसको लॉभ तो होता है, मतलब उसको प्रॉफिट तो होता है। अनलॉफुल तरीके से उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसके लिए वो अथराइज नहीं होता है। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली मतलब रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, इसका मतलब होता है डिसऑनेस्टली। उसका इंटेंशन कैसा है, डिसऑनेस्टली है। whoever intending to take dishonestly any movable property। दूसरा इसका एलिमेंट क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे ये मार्कर हो गया, जैसे कार होगी, बाइक हो गई, ये सारी चीजें जिसको आप कैरी कर सकते हैं, जिसको आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया, या वो चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है। जैसे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़े होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी होती है जो एम्बेडेड टू द अर्थ और अटैच टू द अर्थ, जो जमीन में धसी होती हैं या जो जमीन से जुड़ी होती है, अटैच होती हैं, वो भी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती है थेफ्ट में, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आउट ऑफ द पोजेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करता है, आउट ऑफ द पोजेशन।
आउट ऑफ द पोजीशन, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट द पर्सन कंसेंट। चौथी चीज क्या है? विदाउट कंसेंट। अभी हम 1 बाय 1 एलिमेंट आपको समझा देंगे। विदाउट कंसेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मूव्स द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। क्या करता है? प्रॉपर्टी को मूव करता है। ठीक है, देखिए थेफ्ट कमिट होने के लिए कितनी चीजें आवश्यक हैं? 1 2 3 4 5। पहला क्या होना चाहिए? उसका इंटेंशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना या किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना। दूसरी चीज क्या हो? मूवेबल प्रॉपर्टी हो। इमूवेबल तो आप ले ही नहीं जा सकते, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आउट ऑफ द पोजेशन, ये पोजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पोजेशन का मतलब फिजिकल पोजेशन आप कह सकते हैं कि पोजेशन देखिए, जैसे एक ओनर होता है, एक पोजेसर होता है, तो जरूरी नहीं यहाँ ओनर की बात नहीं की गई है। पोजेशन तो ओनर के पास भी होता है, जो ओनर नहीं है उसके पास भी पोजेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई सामान खो गया और किसी व्यक्ति को मिला, वो उसके पोजीशन में है, और कोई व्यक्ति उस मतलब जिसको मिला है वो सामान उसके पोजीशन से हटा देता है। मतलब वो तो मतलब जो पोजेसर है वो तो उसका रियल मालिक तो है नहीं, और उसके पोजीशन में है, उसके पोजीशन से अगर कोई हटाता है किसी इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके आउट ऑफ पोजीशन से हटा देता है, विदाउट उसकी कंसेंट से, बिना उससे पूछे हुए, और मूव कर देता है, तो क्या होता है? ये थेफ्ट कमिट हो जाता है। मतलब यहाँ ओनरशिप की बात नहीं की गई है, यहाँ पोजीशन की बात की गई, पोजेसर की बात की गई है। मतलब भले ही व्यक्ति उस सब्जेक्ट मैटर जो भी वो आर्टिकल है उसका ओनर ना हो, फिर भी तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? जो पोजेसर होता है। पोजेसर का मतलब जिसका जो भी प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है, भले ही आपका उसके पास ओनरशिप नहीं है, और वो कोई व्यक्ति क्या करता है? आपके बिना, मतलब फिजिकल कंट्रोल होता है आपका उस पर, फिजिकल कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, बिना आपसे पूछे हुए उसको क्या करता है? मूव करता है। तो यहाँ पे क्या कमिट हो जाता है? थेफ्ट कमिट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए मैंने इसको रूम में रखा हुआ है, ठीक है, और कोई ए नाम का व्यक्ति आता है और इस मार्कर को किस इंटेंशन से? डिसऑनेस्टली। इंटेंशन बहुत जरूरी है। डिसऑनेस्टली मतलब उसका इंटेंशन होना चाहिए मुझको लॉस पहुंचाने का और खुद को प्रॉफिट पहुंचाने का। इस मार्कर को क्या करता है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरा एलिमेंट कंप्लीट हुआ। आउट ऑफ द पोजीशन, ये मेरे पोजीशन में है, इसको क्या करता है? मेरे पोजीशन से हटाता है, इसको दूर करता है। क्या करता है? मूव करता है। तो क्या कमिट हो जाता है? थेफ्ट हो जाता है। देखिए आउट ऑफ जो पोजीशन होता है, यहाँ पे जो मूव करना होता है, आउट ऑफ पोजीशन और मूव, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितनी दूर ले जाए तो आउट ऑफ पोजीशन हो, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्टली हो और वो मूव करते। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये मार्कर है, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये मार्कर क्या हो गया? खराब हो गया, मैंने इसको दुकान पे दे दिया रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, और दुकानदार ने इसको रिपेयर कर दिया, और चूंकि अब जो भी पेमेंट होगा मुझे उसको दुकानदार को करना होगा, और मैं गया धीरे से दुकानदार को बिना बताए मार्कर उठा ले आया। प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने मूव किया, लेकिन पोजीशन में किसके थी? उसके पोजीशन में थी। उसको इसके बदले क्या चाहिए था? पेमेंट चाहिए था। मैंने उसको क्या किया? रॉन्गफुल लॉस किया। तो मार्कर मेरा है, लेकिन मैंने अपने ही सामान की क्या किया? थेफ्ट कमिट किया। ठीक है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई घड़ी, आपके पास कोई घड़ी है, आपने रिपेयरिंग के लिए शॉप पे दिया, और शॉप मतलब जो भी शॉपकीपर है उसने रिपेयर कर दिया, आप गए वहां पे, शॉपकीपर कोई और काम कर रहा है, धीरे से आप उस वॉच को उठा ले आए, बिना उससे पूछे हुए, बिना उसकी कंसेंट से आउट ऑफ पोजीशन कर दिया, तो भी वहां पे थेफ्ट कमिट हो जाता है। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। इसमें जो है देखिए 5 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग द मूवेबल प्रॉपर्टी,
मतलब जो चीजें जमीन से अटैच हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है थेफ्ट का। इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अ थेफ्ट बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ अ थेफ्ट एज सून एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। मतलब वो चीजें जमीन से अटैच हैं, जैसे ले लीजिए कि पौधा है, जैसे जो पेड़ होते हैं ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको जमीन से हटा देंगे, अलग कर देंगे, कोई चीज जो जमीन से अटैच है, पेड़ ही नहीं कोई भी चीज ले लीजिए, आप उसको कट कर देते हैं, जमीन से हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है और वो सब्जेक्ट मैटर हो जाता है किसका, थेफ्ट का। दूसरा एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सेवरेंस मे बी ए थेफ्ट। मूविंग अफेक्टेड द सेम एक्ट मतलब जैसे ही पहला एक्सप्लेनेशन में क्या करता है, उसको मूव करता है, मतलब उसको कट करता है, सीवियर करता है और साथ में उसका मूवमेंट भी हो जाता है। कहने का मतलब उसका जैसे ही मतलब जो जमीन से अटैच है उसको वहां से कट करता है और कट करने के साथ ही उसका मूवमेंट हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सीवरेंस मे बी ए थेफ्ट। मतलब साथ ही साथ मूव भी हो जाता है और साथ ही साथ कट भी हो जाता है, मतलब वहां से आप अलग भी कर देते हैं जमीन से, तो वो क्या हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है। अभी कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए हैं जिसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। तीसरा क्या है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as actually moving it। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अ पर्सन इज सेड टू कॉज थिंग टू मूव बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल। मतलब कोई चीज जैसे मान लीजिए बधी हुई है किसी चीज से और उस ऑब्स्टिकल को हटा देना, मान लीजिए कि कोई गाड़ी खड़ी हुई है, उसके नीचे कुछ पत्थर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, और उस पत्थर को जैसे आप हटाएंगे ऑब्स्टेकल को क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ भी यही है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल, जो उस चीज को रोकता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग, उसको मूव होने से रोकता है, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर थिंग एज वेल एज एक्चुअली मूविंग इट, और उसको हटा देता है और वो मूव कर जाती है। कोई चीज किसी चीज से बधी हुई है या किसी चीज से रोकी गई है, उसको वहां से जैसे ही वो ऑब्स्टेकल को हटाता है तब भी वो क्या हो जाएगा, मूव माना जाएगा कि उसको वहां से उसने मूव किया। फोर्थ एक्सप्लेनेशन क्या है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव is said to move that animal and move everything which is consequence of the motion so caused is moved by that animal। या एनिमल का मान लीजिए जैसे कोई बुलक कार्ट है, पहले के जमाने में लोग जो सामान ढोते थे कैसे ढोते थे, बुलक कार्ट जिसमें बैल बंधे होते थे गांव एरिया में, अब भी कहीं कहीं मान लो किसी गांव एरिया में होता है, तो जैसे मान लीजिए उस बुलक कार्ट पे कुछ बहुत ही ज्वेलरी लदी हुई है और वो किसी चीज से क्या हुआ, बांधा गया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ पर्सन हु मे बाय मीन्स कॉजेज एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल। वो एनिमल को मूव करता है, कैसे मूव करता है, जब मान लो बंधा हुआ है उस रस्सी को खोल देता है, या मान लीजिए कोई सामान उसको दिखाता है, खाने का पदार्थ हो गया, फूड हो गया, जिसके कारण इंड्यूस होकर के वो एनिमल उसके साथ आता है, उस एनिमल के साथ साथ जो उसके ऊपर जो लोडिंग पदार्थ है, जो ज्वेलरी है कोई और सामान है, वो भी उसके साथ में मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम मूविंग और सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल बाय एक्चुअल मूविंग इट। वो भी क्या कहा जाएगा कि दोनों साथ में एनिमल और वो भी साथ में मूव हो रहा है, एनिमल के साथ साथ वो भी मूव हो रहा है। फोर्थ देख लीजिए, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स काजेज एन एनिमल टू मूव सेड टू एनिमल, ये तो हो गया। पांचवा देख लीजिए, द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन ईदर बाय पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग दैट फॉर दैट पर्पज अथॉरिटी, ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। यहाँ कंसेंट की बात की गई, कंसेंट किस प्रकार से होती है, यहाँ पे ये जो कंसेंट यहाँ पे दी हुई है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, वो हमेशा एक दूसरे के घर जाते हैं और उससे पूछ के भी बुक ले आते हैं, कभी कभी बिना पूछे भी ले आते हैं, तो वहां से चूंकि वो इम्प्लाइड कंसेंट है, वहां पे वो थेफ्ट नहीं मानी जाएगी, वो बुक ले आते हैं, पढ़ते हैं, वापस कर देते हैं, और तो वहां पे क्या होगा, अगर किसी टाइम मतलब कंटिन्यूसली करते हैं और किसी दिन बिना पूछे भी लेके आ जाते हैं गुड फेथ में, तो वहां पे क्या होगा, ये थेफ्ट नहीं कहा जाएगा।
या तो फ्रेंड से मतलब एक या तो जिसके पास अथॉरिटी हो कि बिना पूछे जो है वो मतलब एक्शन ले सकता है, उस चीज़ों को हटा सकता है वहां से, उसके आउट ऑफ पोजीशन कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी हो या इम्प्लाइड कंसेंट हो या उसके पास एक्सप्रेस कंसेंट हो, तो वहां पे ये कंसेंट की बात करता है। पांचवा पॉइंट बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल की। देखिए इलस्ट्रेशन पहला क्या कहता है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जट्स ग्राउंड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई पौधा है, ठीक है, किसका है ये, जेड का है। ये क्या करता है, इसको यहां से कट करता है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन द जेट्स ग्राउंड। ये किसके ग्राउंड पे, जमीन किसकी है, जेड की है। विथ इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली, ये बहुत जरूरी है, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मतलब क्या, ये खुद को प्रॉफिट पहुंचाना चाहता है और इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है, मतलब इस पेड़ को ले जाना चाहता है। टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेट पोजीशन विदाउट द जेट कंसेंट, इसके बिना अनुमति के इस पेड़ को क्या करता है, कट करता है। Here as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed the theft. ये क्या करता है, इसको यहां से कट करता है, जैसे ही कट करता है ये क्या होता है, मूव हो जाता है। तो देखिए जरूरी नहीं कि ये उठा के वहां से घर तक लेके जाए, जैसे ही इसने कट किया क्या हो गया, मोबाइल प्रॉपर्टी हो गई, कट हो गई, और साथ ही साथ ये वहां से हटता है मतलब गिरता है, क्या हो गया, वहां से मूव कर गई। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पांचवा, मूव। मूव भी हो गया और सब्जेक्ट मैटर भी हो गया, उसका इंटेंशन भी क्या था, डिसऑनेस्टली था। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड द थेफ्ट। उसने जैसे ही पेड़ को काटा और वहां से अलग किया जमीन से बिना इसकी डिसऑनेस्टली इंटेंशन से, बिना इसकी परमिशन की, वो क्या हो गया, थेफ्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल है, ए पुट्स अ बैट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट and thus induces that dog to follow it. Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of jet possession without the jet consent, A has committed the theft as soon as jet's dog has begun to follow A. ए क्या किया, ए ने अपने पॉकेट में कुछ बैट्स रखे जो डॉग को दिया जाता है, उसने क्या किया, अपने पॉकेट में इसको रखा और डॉग को इंड्यूस किया, ठीक है। डॉग को इंड्यूस किया मतलब डॉग को उठा के नहीं ले गया, डॉग को इंड्यूस किया और डॉग उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। किस इंटेंशन से, कि उसको कि अपने आप को प्रॉफिट पाओ, मतलब जेड को, कोई भी व्यक्ति है जो जेड है उसको मतलब क्या करना, रॉन्गफुल लॉस और अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना है। और उसको क्या करता है, उसको इंड्यूस करता है, डॉग वहां से मूव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ जैसे ही वो डॉग जेड की पोजीशन से बाहर गया, अब जरूरी नहीं है कि डॉग ए के घर तक पहुंच जाए तभी चोरी होगी, जैसे ही इसकी पोजीशन से आउट ऑफ पोजीशन हुआ, ये मान लिया जाएगा कि ए ने थेफ्ट कमिट किया है। ये दूसरा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। तीसरा है, ए मीट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर। अभी हमने आपको ये बताया था, ड्राइव द बुलक इन सर्टेन डायरेक्शन in order that the may dishonestly take the treasure as soon as the bullock begin to move, he has committed the theft of the treasure. कोई बुलक जो सामान को, जो ट्रीजर, जो खजाने के ट्रीजर को लोड किया है, कोई व्यक्ति उस बुलक कार्ट को जो है मूव करता है डिसऑनेस्टली इंटेंशन से, कि जो उस पे लदे हुए खजाने हैं उसको मैं ले लूंगा। तो एज सुन एज, जैसे ही वो बुलक मूव करना शुरू करता है, ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति ने जो है थेफ्ट कमिट कर दिया। डी क्या है, ए बीइंग जेट सर्वेंट। ए क्या है, जेट का सर्वेंट है, एंड इंटरेस्टेड बाय जेट विद द केयर ऑफ जेट प्लेट्स, डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट विदाउट जेट कंसेंट। मतलब ए सर्वेंट है जेट का और क्या करता है कि एंड इंटरेस्टेड बाय जेट विद द केयर ऑफ, जेट ने क्या किया, इसका प्लेट को जो है केयर करने के लिए उसको दिया। डिसऑनेस्टली रैन अवे विद द प्लेट, वो प्लेट को लेके भागता है। तो यहाँ क्या, और जैसे ही भागता है, चूंकि यहाँ पे कंसेंट ही नहीं है, डिसऑनेस्टली उसका इंटेंशन भी है, तो क्या मान लिया जाता है कि उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल है, आप पढ़ लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर दूसरी वीडियो बना देंगे।
तो ये चीजें होती हैं। आपको आशा करता हूं कि आपको थेफ्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पनिशमेंट के बारे में इसका देख लेते हैं। तो सेक्शन इसमें 2 में दिया, सब सेक्शन 2 में दिया हुआ, whoever commit the theft shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। कितने साल की सजा है? 3 साल तक की सजा है, 3 years, और विथ फाइन, और विथ फाइन मतलब केवल या तो उसको सजा दी जा सकती है या तो उसको फाइन लगाया जा सकता है। और लिखा और विथ फाइन और विथ बोथ, मतलब या तो केवल सजा या फाइन या दोनों से उसको पनिश किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ दी गई है, सेकेंड और सबसेक्वेंट कन्विक्शन। मतलब अगर वो व्यक्ति बार बार चोरी करा, एक बार उसको सजा हो गई, फिर वो चोरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो सजा है वो विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 1 ईयर, वो 1 साल से कम नहीं होगी, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड विथ फाइन। 1 साल से 5 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा और साथ में फाइन भी होगा। तो ये इसमें नए जो हमारा भारतीय न्याय संहिता बनी इसमें जोड़ दिया गया है। बाकी इसमें एक प्रोवाइजो भी दिया गया, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज, जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है 5,000 रुपए से कम है, एंड पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो फर्स्ट टाइम कन्विक्ट हुआ है, सेल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और मतलब जितनी ही उसकी वैल्यू है 5,000 से कम है उसकी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, या तो उसके बराबर वैल्यू, मतलब 4,000 की है तो अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो 4,000 रुपये उसको वापस कर दे, या तो जो सामान उसने लिया था चोरी किया था उसी को वापस कर दे। शैल बी पनिश्ड विद द कम्युनिटी सर्विस, यहाँ पे एक अलग पनिशमेंट जोड़ दिया गया है कम्युनिटी सर्विस का, जिसमें उसका रिफॉर्मेशन वगैरह किया जाता है। तो ये इसका पनिशमेंट वगैरह था। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।